5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी सर्जरी की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। चलना, सीढ़ी चढ़ना, खान पान, ड्रेसिंग्स एंड फेफड़ों की कसरत। दोस्तों, जब मैं मेरे पेशेंट्स को सर्जरी के बाद पहली बार देखने जाता हूं तो सबसे कॉमनली या सबसे पहली एडवाइस मुझे यही रहती है कि आप हो सके तो बैठना शुरू करिए और हो सके तो प्लीज़ चलना शुरू करें। तो ज़्यादातर लोगों को ये डर रहता है कि डॉक्टर साहब अभी तो मेरे बहुत सारी ट्यूब्स हैं, पेट में ट्यूब पड़ा है, नाक में किसी पेशेंट को ट्यूब होता है, कभी कभी पेशाब का पाइप भी होता है और अभी अभी तो सर्जरी हुई है, तो हम इतना जल्दी अगर चलना शुरू कर देंगे तो क्या हमारा ऑपरेशन तो नहीं बिगड़ जाएगा या फिर हमारे टाँके तो नहीं टूट जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बॉडी में पड़ी हुई ट्यूब्स होती हैं वो हमारे चलने को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करती हैं। और जब डॉक्टर आपको एडवाइस करता है सामने से कि आप चलना शुरू कर दें, चलने से होने वाले रिस्क एकदम मिनिमम होंगे और उससे बहुत सारे फायदे होंगे। ये एक छोटी सी चीज़ आपकी रिकवरी को बहुत बेहतर बना देती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो है वो पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलेट होने की वजह से जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड लेग्स से हार्ट की तरफ सर्कुलेट होता है वो जल्दी से रिस्टोर हो जाएगा और उससे पैरों में जमा होने वाले ब्लड के रिस्क, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। ये एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिसको हम केवल चलने मात्र से काफ़ी कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे फायदे हैं उनमें से ये कि हम जब लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, जो कि मेनली पेन की वजह से हम बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो हमारे जो एरियाज जो हमारे बेड के कांटेक्ट में आते हैं उन एरिया पे प्रेशर की वजह से उन एरिया का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और वहाँ पे अल्सर होने की पॉसिबिलिटी या घाव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसको प्रेशर सोर्स भी कहा जाता है। तो जल्दी चलने से वो चीज़ भी कम हो जाती है। उसके अलावा जितना जल्दी हम चलना शुरू करेंगे उतना जल्दी हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट रिकवरी भी फास्ट होगी और हमें कब्ज की समस्या, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम या कंप्लेन एक पेशेंट्स की सर्जरी के बाद में होती है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके अलावा हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ, हमारी मसल की एंड्योरेंस या फिर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी जल्दी रिकवर हो जाती है। इससे हम बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम जल्दी डिस्चार्ज ले पाते हैं और बहुत जल्दी हमारे नॉर्मल प्रोफेशन में भी हम वापस जा पाते हैं। कुछ मरीज केवल इसी वजह से डिस्चार्ज नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनका घर पहली या दूसरी मंजिल पे होता है और उनके घर में लिफ्ट फैसिलिटी नहीं है, तो उन्हें डर रहता है कि अगर वो सीढ़ी चढ़ के अपने घर तक जाएंगे तो उनका ऑपरेशन बिगड़ जाएगा या टांके टूट जाएंगे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नॉर्मल केसेस में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पहले दिन से और ओपन सर्जरी के बाद दूसरे या तीसरे दिन से सीढ़ी चढ़ना अलाउ करते हैं, पर उसके लिए आपको सीढ़ी चढ़ने का राइट मेथड भी आना चाहिए। इसलिए हमें बहुत फास्ट सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, हमें हर स्टेप पे एक के बाद एक दोनों को पैरों को रखना है और अपना समय लेना है सीढ़ी चढ़ने में। कुछ लोगों को अगर लगे तो वो अपना सपोर्ट सिस्टम, किसी मैनुअल हेल्प या फिर स्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आफ्टर ओपन सर्जरी जो हम पेट खोल के करते हैं, उसके बाद कुछ मरीज जो एब्डोमिनल बाइंडर यूज़ करते हैं, पेट में बेल्ट लगा के जो सीढ़ी चढ़ते हैं, उनको एक कंफर्टेबल सेंसेशंस फील होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादातर कोई परेशानी नहीं होती है। हम तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे वो ये है कि सर्जरी के बाद हमें ड्रेसिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए और सर्जरी के बाद हम नहा कब सकते हैं। तो पहले के ज़माने में हम घाव को जब तक टाँके नहीं टूट जाते थे तब तक कवर करके रखते थे। हम दूसरे दिन एक ड्रेसिंग करते थे, उसके बाद रेगुलर हर रोज़ एक ड्रेसिंग करते थे। कुछ मरीज सिर्फ ड्रेसिंग की वजह से ही अस्पताल में काफ़ी लंबे समय तक रहते थे। नए लिटरेचर की प्रेजेंस में हम घाव को तभी तक के लिए ही कवर करते हैं जब तक वो घाव का ऊपरी सतह, जिसको एपिथेलियम कहा जाता है, वो भर ना जाए। जब घाव एपिथेलाइज हो जाता है उस समय में इन्वायरमेंट से घाव में जाने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। उस घाव को कवर करना या नहीं करने से कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हम उस पेशेंट्स को ड्रेसिंग प्रेफर भी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जिन पेशेंट्स में हम ड्रेसिंग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं उनका पोस्ट सर्जरी रिकवरी का कॉस्ट कभी कभी 50 टाइम्स तक कम हो जाता है।
इसीलिए हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद 24 घंटे में भी ड्रेसिंग को खोल सकते हैं और ओपन सर्जरी के बाद लगभग 48 घंटे में वो एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अगर घाव ड्राई है, अगर उसमें से कुछ डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, तो हम अपने घाव को खुला छोड़ देते हैं और उसी के साथ ही हम पेशेंट्स को नहाने धोने के लिए भी अलाउ कर देते हैं। एक बार आपका घाव एपिथेलाइज हो गया है, घाव भर गया है, उसके बाद सादा पानी लगने से या जो भी आप नॉर्मल शैम्पू या साबुन यूज कर रहे हैं वो घाव में लगने से कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता है। आप नहाने के बाद अपने घाव को एक साफ तौलिए से पोंछ लें और उसके बाद उसको ड्राई रखें। यही एकमात्र चीज आपको करनी होती है। आपको घर पे जाने के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद या फिर सर्जरी में एक बार ड्रेसिंग खुला छोड़ देने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पोविडीन आयोडीन, जिसको लोग बीटाडीन के नाम से जानते हैं ज़्यादातर लोग, वो लगाने की ज़रूरत या फिर किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट लगाने की ज़रूरत या कोई पेरोक्साइड, किसी भी प्रकार के केमिकल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको हीलिंग में कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है और कोई कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, आपकी स्किन उससे सेंसिटिव हो और उससे आपको रिएक्शन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी भी रहती है। बार बार ड्रेसिंग करने से ना तो स्कार का साइज कम होता है, ना आपके पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम होती है, ना तो हीलिंग फास्ट होती है, ना टांके जल्दी टूटते हैं। तो इससे कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि हमें बार बार ड्रेसिंग करने अस्पताल जाने के कारण हमें छुट्टी लेना पड़ता है। हमें और हमारे परिवार वालों को जो हमारे साथ जाएंगे उनका नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोफेशनल लाइफ आवर्स होता है, उनको कॉस्ट पड़ता है और उससे एक्स्ट्रा फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो हम ज़्यादातर मरीजों में एक सर्जरी की ड्रेसिंग के बाद दूसरा ड्रेसिंग प्रेफर नहीं करते हैं अगर घाव ड्राई है तो, और नहाने धोने भी हम घाव को खुला छोड़ने के साथ साथ शुरू कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम सर्जरी के बाद कब खाना पीना शुरू कर सकते हैं और क्या खाना चाहिए। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो एक्चुअली पर्याप्त मंच नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको लिए बनाऊंगा, पर इस समय में हम सिर्फ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर केसेस में हमें खाने पीने में क्या क्या प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए। पहले के समय में हम मरीजों को खाना पीना तब देते थे जब मरीज पहली बार या तो फ्लेटस या लैट्रिन पास कर लेता था, उससे हमें ये पता चल जाता था कि बड़ी आंत की मूवमेंट रिकवर हो गई है। पर आजकल की ज़माने में जब हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है, फास्ट ट्रैक सर्जरी का कॉन्सेप्ट है, हम हमारे मरीज को खाना पीना उसके एनेस्थीसिया के हिसाब से देते हैं। अगर आपकी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में हुई है जिसको पूरी बॉडी को बेहोश किया गया था, तो लगभग 6 घंटे के बाद, और रीजनल एनेस्थीसिया में लगभग 4 घंटे के बाद हम पेशेंट्स को लिक्विड शुरू कर देते हैं और फिर सेमी सॉलिड या सॉलिड पे स्विच करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की खाने की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बॉडी कैसे टॉलरेट कर रही है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि दर्द की वजह से और घाव की वजह से एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, वो ज़्यादा फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और आपका पेन अग्रवेट हो सकता है। और कभी कभी ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से आपको एक नोजिया का, एक वॉमिटिंग का फीलिंग भी बना रहता है। नॉर्मल कंडीशन में हम जो एनर्जी डेंस कम फूड के आपके कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मीठा या कोई हलवा या इस तरीके की चीज़ जिसमें ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, वो हम खाने के लास्ट पार्ट में आपको खाने के लिए बोलते हैं, ताकि पेट लंबे समय तक भरा रहे। पर सर्जरी के बाद आपको वैसे भी भूख कम लगती है, उस समय में हम आपको ये एनर्जी डेंस प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी का सोर्स हो, वो खाने के शुरुआत में लेने के लिए बोलते हैं, ताकि अगर थोड़ा खाने के बाद भी अगर आपको भूख ज़्यादा ना लगे तो ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में डिलीवर हो जाए और आप जल्दी रिकवर होने में आपको मदद मिले। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो सर्जरी के बाद की एक्सरसाइज है। ये एक बहुत छोटा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी सर्जरी की रिकवरी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको आप बलून फुला के भी कर सकते हैं। जो बलून को आप फुलाते रहेंगे तो उससे आपके लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। दूसरा, आप योगा कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम, लोम विलोम, कपालभाति, उससे भी आपके लंग्स जो हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं और आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है। तीसरा, इसके लिए कमर्शियली अवेलेबल डिवाइस मार्केट में अवेलेबल रहता है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं, जिसमें साधारणतः 3 बॉल होती हैं
जिसको आप इनहेल या एक्सहेल करके गेंद उठाते हैं, जिससे आपका लंग्स का एक्सरसाइज होता है। ऐसा करने से जो लंग्स का लोअर पार्ट है वो भी हमारे सांस लेने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो कि नॉर्मली पेन की वजह से हम लोग यूज नहीं करते हैं। ऐसा करने से वो हिस्से में पानी जमा होना या निमोनिया बनने का रिस्क कम हो जाता है। जैसा हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि इसके ऑपरेशन के बाद लंग्स में पानी भर गया। ज़्यादातर वो इसी कारण से होता है क्योंकि हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, दर्द की वजह से हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। इसी वजह से जो भी मेरे पेशेंट्स ये स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज को ढंग से कर पाते हैं, उनका डिस्चार्ज, उनकी दवाइयों की ज़रूरत और उनका टोटल एक्सपेंडिचर सर्जरी के बाद कम हो जाता है, बजाय कि ऐसे मरीजों को जो ये ढंग से ना कर पाते हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हमने ये कोशिश किया है कि हम छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सर्जरी के बाद ज़्यादातर केसेस में आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और ये चीज़ बैक सीट ले लेती है क्योंकि हम उस समय में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है आपके लिए एज ए पेशेंट, आपके परिवार के लिए एज ए केयर प्रोवाइडर। तो इन सब चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस ना हो जाएं, ये हम उनको भूल ना जाएं, इसलिए ये टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये आपकी रिकवरी में आपको मदद करेंगे और ये आपके स्ट्रेसफुल पीरियड में आपकी रिकवरी के लिए मददगार सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके परिवार या आपके किसी भी रिलेटिव्स का किसी भी प्रकार का सर्जरी हुआ है तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें, और हो सके जितना ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, मैं उसको आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टे हेल्दी विद डॉक्टर बंसल।